नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है कोटा ऑनलाइन क्लासेज में। मित्रों, आज हम लोग साइकोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साइकोलॉजी की प्रैक्टिस का पेपर रोज आएगा आपके पास। तो एक पेपर रोज आएगा और इस पेपर को मैं आप लोगों को व्याख्या सहित बताऊंगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना साथियों, इस वीडियो को बार बार देखना आप, मतलब यहाँ से ही आपके सारे क्वेश्चन साइकोलॉजी के आ जाएंगे, ये मेरा वादा है। और रीट की साइकोलॉजी के नोट्स भी मेरे पास हैंड रिटन हैं। आप उन्हें, अगर कोई रीट की तैयारी कर रहा है बंदा, तो मंगवा सकता है। रीट के नोट्स जो है हैंड रिटन है, मैं भेजता हूं बच्चों को। ये देखो, हैंड रिटन नोट्स हैं इस तरह से। शिक्षा मनोविज्ञान रीट प्री एंड मेन न्यू सिलेबस के अनुसार ये पूरे के पूरे हैंड रिटन है साथियों। इसमें जितने भी अच्छे अच्छे जो महान व्यक्ति जिनके नाम चलते हैं, उन सभी के मिक्स में ये नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है। और मेरे महान गुरु रहे हैं अजय चौधरी, जिनका नाम लेते हुए मुझे बहुत गर्व होता है। उनसे मैं बहुत पढ़ा हूँ और उनके वीडियोस मैंने बहुत देखे हैं साथियों, और उनसे ही बोलना सीखा हूँ मैं। और मुझे बहुत याद आती है उनकी, और शायद ऐसा लगता है, बहुत दुख होता है साथियों। और बड़ी समस्या है कि पता नहीं कहाँ वो गए हैं, कहाँ क्या हुआ है, समय का तकाजा है। मित्रों चलिए हम लोग, हाँ एक बात मैं बताता हूँ साथियों, कि पिछले वीडियो पे एक बंदे ने बहुत गंदा सा कमेंट किया कि ज़्यादा जो है अपना ज्ञान मत झाड़, इस तरह से उसने कमेंट किया। मुझे लगता है शायद ऐसे लोग, जो हम लोग निस्वार्थ आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, और इस तरह का कमेंट जब आता है ना, तो दिल विचलित हो जाता है साथियों, और बड़ा दुख होता है। क्या ये सही कमेंट उसने किया है? आप लोग भी बताइए कमेंट के माध्यम से, ऐसा करना सही है? अगर वो शिक्षक बन रहा है और किसी दूसरे शिक्षक को गाली दे रहा है, तो मेरे को लगता है शायद ये सही नहीं है मित्रों। लेकिन बाकी अब आप जितने भी देखने वाले हैं वो सब बताएंगे कि सर उसने सही किया या नहीं किया। एक कोचिंग वाले का फ़ोन आया मेरे पास कि सर आपने आपके नोट्स को ही पढ़ाना शुरू कर दिया। कोचिंग पे बच्चे आते हैं, वो कह रहे हैं कि हमने तो यूट्यूब पे जो है उनकी क्लास देखी थी, इससे बढ़िया नोट्स हैं। तो उनका फ़ोन आया तो वो कहने लगे इस तरह की बातें। मैंने कहा सर कोई बात नहीं है, मैंने क्या दिक्कत है उसमें, आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इस तरह की बातें अब आने लगी है। मतलब ये चाहते हैं कि अच्छा कंटेंट नहीं मिले, ताकि कोचिंगों पर बच्चे आते रहें, ऐसा हो मतलब। अरे भैया ऐसा नहीं है, ये नागर सर हैं, ये अच्छा कंटेंट देंगे बच्चों को और देते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो मित्रों ये पेपर है सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी का, और हम जो है इस पेपर को अच्छे से करेंगे, पूरी व्याख्या के साथ लिखा हुआ रहेगा, और एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा, ये मान लेना। इसको ढंग से पढ़ लेना आप लोग, मैं कह रहा हूँ सारे पेपर ढंग से पढ़ लेना। मैं कम से कम 20 से 50 पेपर आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। देखो पहला प्रश्न है, और पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न ये कहता है मित्रों कि व्यक्तित्व मापन का विषय आत्मबोधन परीक्षण। अब देखो बात याद करना कि टीएटीए जो परीक्षण है उसको आत्मबोधन परीक्षण है। व्यक्तित्व मापन का विषय आत्मबोधन परीक्षण यानी कि टीएटीए क्या है? तो प्रक्षेपण तकनीक है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, आता है ये। प्रक्षेपण तकनीक है, व्यक्तिपरक तकनीक है, या प्रयोगात्मक तकनीक है, या वस्तुनिष्ठ तकनीक है साथियों। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि ये प्रक्षेपण तकनीक है। क्या है? प्रक्षेपण तकनीक है। अब बात ध्यान से ये सुनने वाली है मित्रों, ये टीएटीए का जो है ना पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पर देखो, इसकी व्याख्या भी मैंने साथ में यहाँ पर बहुत अच्छी की हुई है, ठीक है। देखो इसका मतलब होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये तो हिंदी में इसका होता है। और टीएटीए का अगर मैं कहूँ कि इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखनी है, इसके होते हैं थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। टीएटीए के फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जाती है। प्रतिपादक कौन है इसके? टीएटीए विधि के प्रतिपादक कौन थे? मार्गन व मुर्रे थे। टीएटीए विधि के प्रतिपादक मार्गन और मुर्रे थे। 1935 में इसको इन्होंने घोषित किया, 1935 में लागू किया, और इसमें संशोधन 1938 में हुआ। ठीक है। यह व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि एक तकनीक है। व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि है? प्रक्षेपण विधि है। इसका जो उपनाम है, इसका उपनाम है कथानक बोध परीक्षण, विषय आत्मबोध परीक्षण। ये दो इसके उपनाम भी हैं। ठीक है।
टीए जो परीक्षण है उसको प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं, और दूसरी बात है इसको कथानक बोध परीक्षण भी कहते हैं, और इसको अविषय आत्मबोधन परीक्षण भी कहते हैं। इस नामों से भी इनको जानते हैं साथियों। अगर वहाँ पर आपको टीए थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट ये याद नहीं रहे तो ये याद रखना प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अगर फिर भी आपको ये दोनों भी याद रखने हैं, क्योंकि वहाँ पर ये न दे करके इन दोनों में से कोई भी नाम दे देगा तो ये बड़ी समस्या है। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना भाई, ठीक है। इसके बाद में इसमें क्या होता है, इस परीक्षण में 30 कार्ड होते हैं। डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इस परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं, 30 कार्ड होता है, और एक कार्ड खाली होता है, यानी कि 30 + 1, 30 कार्ड काले होते हैं और सफेद रंग के होते हैं। वो एक बार में 20 कार्ड यानी कि 19 सचित्र व एक रिक्त होता है। इसमें 30 कार्ड होते हैं, वह एक कार्ड खाली होता है। 30 कार्ड होते हैं और वह एक कार्ड क्या होता है, खाली होता है, यानी कि 30 + 1, ठीक है। इसके बाद में 30 कार्ड जो होते हैं वो काले व सफेद रंग के होते हैं, और जो एक बार में 20 कार्ड यानी कि 19 सचित्र और एक कार्ड जो है रिक्त होते हैं, एक बार में बताए जाते हैं। का प्रयोज्य पर प्रयोग होता है, जिसके ऊपर प्रयोग किया जाता है उसके ऊपर प्रयोग होता है। दूसरी बात, 10 पुरुष और 10 महिला और 10 दोनों के लिए और एक खाली कार्ड होता है। 10 पुरुषों के कार्ड होते हैं, 10 महिलाओं के कार्ड होते हैं, और 10 दोनों के होते हैं, उसमें चित्र और एक खाली कार्ड होता है। एक बार में 19 + 1 कार्ड का प्रयोग होता है, 19 + 1 कार्ड का प्रयोग होता है। यह परीक्षण 14 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए किया जाता है। सारी डिटेल आ गई भाई इसकी, कहीं से कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है आपको, कहीं से कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, पूरी डिटेल यहाँ पर है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसको कर लोगे आप, बार बार पढ़ना, इसको एक बार से काम चलने वाला नहीं है भैया। फिर आगे देखो, यहाँ पर आगे अगला है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण है। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण है साथियों। तो सीधी बात करेंगे, रेवेन के प्रोसेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, रेवेन का जो है प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, ये इनका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अब इसकी बात करते हैं तो इसकी व्याख्या क्या कहती है, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इस सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कौन कौन से आते हैं, आर्मिक बीटा परीक्षण, जिसके प्रतिपादक थे आर्थर एस ओटिस, 1919 में इन्होंने इसका परीक्षण किया था। तो सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण दो होते हैं, ठीक है ना। तो सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में सबसे पहले क्या आएगा, आर्मी बीटा परीक्षण, इसके प्रतिपादक आर्थर एस ओटिस थे, 1919 में किया। दूसरा है शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, तीसरा है संस्कृति मुक्त परीक्षण, इसके प्रतिपादक आरबी केटल रहे हैं। तो अगला है रेवने प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, इसके प्रतिपादक थे जेसी रेवेन, इनके नाम पर इन्होंने परीक्षण का नाम रखा रेवेन, जेसी रेवेन। यानी कि ये जो परीक्षण है, अब इसमें जो दिया गया है ये सारे के सारे, यानी कि आर्मी बीटा परीक्षण जो है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, लेकिन आर्मी अल्फा एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण माना जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है मेरे मित्रों, अगला प्रश्न है क्रियात्मक तीसरा प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार जिस पुनर्भरण अनुसूचीमन प्रणाली को प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बलन मिलता है उसे क्या कहते हैं। सतत पुनर्बलन मिलता है। कितना आसान है, ये तो सीधा सीधा प्रश्न है भैया, इसको तो कर लोगे, क्योंकि वो कह रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार जिस पुनर्बलन अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बलन मिलता है, यानी कि बाद आपस में उसको मिलता रहता है, तो वो क्या होता है, सतत पुनर्बलन अनुसूची में उसको रखा जाता है। इसकी व्याख्या यहाँ पर है, सतत पुनर्बलन अनुसूची यानी कि कंटिन्यू रेनफोर्समेंट शेड्यूल, कंटिन्यू रेनफोर्समेंट शेड्यूल इसको कहा जाता है CRC, यानी कि CRC, ठीक है। प्रत्येक अनुक्रिया पर पुनर्बलन मिलना सतत पुनर्बलन अनुक्रिया कहलाती है। इसके बाद में इसमें दूसरा है आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। आंशिक
पुनर्बलन अनुसूची क्या होती है? आंशिक पुनर्बलन अनुसूची होती है कुछ अनुक्रिया पर पुनर्बलन। तो याद रखना, सतत पुनर्बलन क्या होता है? लगातार उसके ऊपर अनुक्रिया होना, लगातार उस पर पुनर्बलन मिलना। और आंशिक क्या होता है? इसमें कुछ अनुक्रिया पर ही पुनर्बलन दिया जाता है। यह दो प्रकार की होती है। आंशिक पुनर्बलन दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अनुपात पुनर्बलन अनुसूची, फिर यह भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, ये कौन सी होती है? निश्चित अनुपात पुनर्बलन सूची, और एक होती है अंतराल पुनर्बलन सूची। तो अनुपात पुनर्बलन सूची जो होती है, एक होती है निश्चित अनुपात पुनर्बलन सूची, दूसरी होती है परिवर्ते अनुपात अनुसूची। इसके बाद में आंशिक पुनर्बलन जो अनुसूची दो प्रकार की होती है, जिसमें दूसरा आता है अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची और दूसरी होती है परिवर्ते अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो साथियों। बार बार पढ़ना इन क्वेश्चन को, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? बहुत सिंपल सी है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये जो परिभाषा दी गई थी, ये परिभाषा पिल के द्वारा दी गई थी साथियों। किसके द्वारा दी गई थी? पिल के द्वारा दी गई थी। आप इसे कर सकते हो, कोई परेशानी इसमें आपको नहीं होगी। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर पांचवें नंबर का प्रश्न। पांचवें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस घटक में सीखने के सिद्धांत, स्मृति, विस्मृति, राम प्रत्यय, निर्माण तथा समस्या समाधान आदि प्रकरण सम्मिलित किए जाते हैं? वो क्या है? अध्यापक, सीखने संबंधी अनुभव, सीखने से संबंधित परिस्थितियां और सीखने की प्रतिक्रिया। इसमें क्या हो जाएगा? सीखने की प्रतिक्रिया 100% राइट होगा। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़े। सीखने के सिद्धांत, स्मृति, विस्मृति, राम प्रत्यय, निर्माण, समस्या, सबको समाधान, सबको इसमें शामिल किया जाता है। वो है सीखने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु संवर्धित कार्यक्रम योजना लागू की गई थी? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, वीआईपी प्रश्न है भाई, वीआईपी प्रश्न है ये। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु संवर्धित कार्यक्रम योजना लागू की गई थी? तो वो थे प्रतिभाशाली बालक जिसके IQ लेवल 140 से ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आगे बढ़े, चलिए। अब यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं, इसके ऊपर भी कुछ बात इन्होंने बताई है। तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन संवर्धन कार्यक्रम यानी कि इनरिचमेंट प्रोग्राम, व्यापक गतिविधियां, विशाल व विविधता युक्त पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी गतिविधियों का आयोजन, प्रोजेक्ट संबंधी गतिविधियां, वाद विवाद त्वरण कार्यक्रम, 1 वर्ष में 2 कक्षा उत्तीर्ण करने की छूट, ये सारी की सारी जो है उनको दी गई है। स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है, कहने का मतलब ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। मिनेसोटा देशिक संबंध परीक्षण क्या मापता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मिनेसोटा देशिक परीक्षण क्या मापता है? तो साथियों ये क्या मापता है? अभिक्षमता को मापता है। आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है किसी कार्य को करने की। तो क्या होता है मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व अनुसूची, MMPI यानी कि मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व अनुसूची, और इसके प्रतिपादक थे हाथवे इसके प्रतिपादक रहे हैं। इन्होंने 1940 में इसका निर्माण किया, 1943 में इसे प्रकाशित किया और इसमें 567 कथन होते हैं। इसका प्रयोग 16 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों की मानसिक असामान्यता को मापने के लिए किया जाता है। इसमें 10 नैदानिक मापनी होती है और 3 वैधता मापनी होती है। थोड़ा सा इसको पढ़ लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है भैया। ठीक है, अब 8वां प्रश्न आता है यहाँ पर। 8वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखो 8वां प्रश्न क्या कहता है? संवेगात्मक बुद्धि का घटक
जिसमें व्यक्ति दूसरों की अभिप्रेरण और संवेगों को समझता है तथा उसकी पर्याप्त पहचान करता है, क्या कहलाता है? उसको कहते हैं प्रानुभूति कहते हैं। संवेगात्मक बुद्धि का घटक जिसमें व्यक्ति दूसरों की अभिप्रेरण और संवेगों को समझता है, दूसरों की मोटिवेशन बात को और उनके संवेगों को समझता है। 14 संवेग होते हैं ना, उन संवेगों को समझता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रानुभूति कहा जाता है। प्रानुभूति मतलब दूसरे की बात को अनुभव करना। प्रानुभूति मतलब दूसरे की बात को अनुभव करना। तो वही बात हम क्वेश्चन से समझ रहे हैं, तो यहाँ शब्द का उलटफेर है। शब्द समझ में आ गया ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो संवेगात्मक बुद्धि के तत्व कौन कौन से होते हैं, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ IQ। तो देखो EQ, संवेगात्मक बुद्धि को क्या बोलते हैं? EQ बोलते हैं। गोलमैन ने 5 तत्व बताए। संवेगात्मक बुद्धि के तत्व कितने बताएं? गोलमैन ने कितने तत्व बताएं? याद रखना 5 तत्व बताएं संवेगात्मक बुद्धि के। क्या क्या नाम है? सबसे पहले आत्म जागरूकता, जिसको आत्म चेतन भी कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म नियंत्रण जिसको सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, तीसरा है आत्म अभिप्रेरणा जिसको सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं, चौथा है समानुभूति, प्रानुभूति, तदानुभूति कहते हैं, ठीक है, एम्पैथी विद अदर्स, और पांचवा है सामाजिक दक्षताएं, सोशल स्किल। तो इस तरह से गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि में 5 तत्वों को सम्मिलित किया है। तो इन सभी 5 तत्वों को याद भी रखना। तो यहां पर पूछ लिया ना उसने प्रानुभूति, तो ये ध्यान रखना है भाई आप लोगों को, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आता है अधिगम के रचनावादी सिद्धांत पर आधारित, अधिगम के रचनावादी सिद्धांत पर आधारित अनुदेशनात्मक प्रतिमान जिसमें शिक्षक एक सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है साथियों? वो ई प्रतिमान, 5E प्रतिमान कहलाता है। VIP प्रश्न है भैया, ये प्रश्न मिलेगा नहीं आपको कहीं भी, गलती करोगे आप, मुझे पता है। तो इसमें क्या होता है? ये क्या होता है? रचनावादी अधिगम मॉडल होता है, जिसको हम लोग 5E कहते हैं। जॉन डीवी और रोजर बाइके के द्वारा इसको किया गया था। अब 5E क्या होता है? 5E क्या होता है? इंगेज, जो नहीं काम में लगाना, संलग्न करना। दूसरा है ई से स्टार्ट हो रहा है एक्सप्लोर, इसमें क्या होता है? अन्वेषण या खोज। एक्सप्लेन, व्याख्या करना। इलेबोरेट, इसको क्या बोलते हैं? विस्तार करना या देना। फिर होता है एवुलेट, मूल्यांकन करना। इस तरह से 5E की बात की जाती है। और 5E क्या है? अधिगम के रचनावादी सिद्धांत पर आधारित अनुदेशनात्मक प्रतिमान जिसमें शिक्षक एक सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है, वो क्या होता है? वो होता है 5E प्रतिमान, ठीक है। तो और 5E क्या होते हैं? ये 5E रचनावादी अधिगम मॉडल किसने बनाया था? जॉन डीवी और रोजर बाइके के द्वारा। और 5E कौन कौन से होते हैं? एंगेज, एक्सप्लोरर, एक्सप्लेन और एलबोरेट, और एक होता है एवुलेट, ठीक है। ये ध्यान रख लेना आप लोग। भैया क्वेश्चन बहुत तगड़े हैं, मैं आपको बता दूं, पढ़ लेना इन क्वेश्चनों को, नहीं तो पछताओगे। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। देखो 10वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति साधारण कठिनाई वाले कार्य करना अधिक पसंद करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है ये तो। इसके बाद में उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति यूं कार्य अधिक करते हैं जिसके आधार पर उनकी तुलना अन्य व्यक्तियों के साथ की जा सकती है, ये भी सही लग रहा है। उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति अपने आकांक्षा स्तर को उच्च रखते हैं, आकांक्षा स्तर को उच्च रखते हैं, ये भी सही है। तीनों सही है फिर तो इसमें, तो ABC तीनों ही क्या है? सही है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। आगे बात करेंगे अब यहाँ पर देखो, अब इसकी व्याख्या देखो भाई। उपलब्धि प्रेरक क्या होता है? उपलब्धि प्रेरक क्या होता है? उपलब्धि प्रेरक है मैकिललैंड और एटकिंसन ने 1961 में अध्ययन किया था। मैकिललैंड और एटकिंसन ने 1961 में अध्ययन किया था। चुनौतीपूर्ण व कठिन परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उपलब्धि अभिप्रेरक हैं। उपलब्धि अभिप्रेरक क्या होता है कि चुनौतीपूर्ण और कठिन परिस्थितियों में अगर सफलता प्राप्त की जाए तो वो होती है प्रबल इच्छा, सफलता प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हो, उसे कहते हैं उपलब्धि अभिप्रेरक। जिस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट भी आज इस संघर्ष से गुजर रहे हैं और बहुत बड़ी कठिनाई के साथ वो अपनी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरक वो कहलाता है, या उपलब्धि अभिप्रेरक उसे कहते हैं। आकांक्षा का स्तर अच्छा होता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, जोखिम उठाने की योग्यता है, रिस्क लेते हैं,
प्रतिस्पर्धा की भावना है, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये बातें हर विद्यार्थी के मन में होनी चाहिए। यानी कि उपलब्धि अभिप्रेरक उसके अंदर जगनी चाहिए। कार्य में निरंतरता पाई जाती है, श्रेष्ठता की भावना होती है, अपने आप को बेटर समझना चाहता है, सफलता के प्रति हमेशा चिंतित रहता है, तुलनात्मक रूप से उन कार्यों को करना पसंद करता है जिनमें सफलता की संभावना अधिक होती है। इसे कहते हैं उपलब्धि अभिप्रेरक, जो आत्मा को झंझोड़ दे, आत्मा को जगा दे, पढ़ने के लिए उठा दे, ये होता है उपलब्धि अभिप्रेरक। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अभिप्रेरक का उदाहरण? भाई प्राथमिक अभिप्रेरक कौन सा होता है? प्राथमिक उपलब्धि, अनुमोदन, शक्ति, ये तो होते ही नहीं है। भूख सबसे पहला अभिप्रेरक माना जाता है। जन्मजात या प्राथमिक अभिप्रेरक किसे कहते हैं? जो जन्मजात होते हैं, जो होना ही है, वो प्राथमिक अभिप्रेरक कहलाते हैं। यानी कि जन्मजात अभिप्रेरक को ही प्राथमिक अभिप्रेरक कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? भूख, प्यास, काम, नींद, मलमूत्र त्याग, ये सब क्या होते हैं? प्राथमिक अभिप्रेरक में आते हैं। प्राथमिक अभिप्रेरक कौन से होते हैं? जो जन्मजात होते हैं, जिनको होना ही है, ऐसा होना ही है। भूख लगनी है तो लगनी है, मलमूत्र पे जाना है तो जाना ही है, प्यास लगनी है तो लगनी है, नींद आनी तो आनी है, काम वासना जगनी तो जगनी है। ये सारी चीजें जो होती है उसको कहते हैं प्राथमिक अभिप्रेरक या फिर जन्मजात अभिप्रेरक। तो जन्मजात का ही नाम प्राथमिक अभिप्रेरक है, इसका ध्यान रखना भाई बच्चों, ठीक है साथियों। ये पहल मैंने करी है, आप जरूर बताइए। आप कहोगे तो मैं इस रोज एक पेपर आप लोगों को साइकोलॉजी का भी करवाऊंगा। सही है क्या? आप जरूर बताइए कमेंट करके, और जरूर पढ़िएगा और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। अब एक मित्र ने गाली भी निकाली मेरे ऊपर, निकालने दो यार, क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ता। एक ने मुझे बोला भी सही कि आपने इतना ऐसे क्यों कर रहे हो आप, मतलब क्या गजब की बातें चलती रहती है यार। ठीक है, पर आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का साथ और आप लोगों का प्यार ये मेरे साथ है। मुझे डटा रहने के लिए प्रबल इच्छा मेरे अंदर होती है और मैं लड़ूंगा इस चीज़ के लिए, और मैं आगे बढ़ूंगा आपके साथ और आपके सहयोग से। ये मेरा वादा है आपसे, और जिता के रहूंगा आपको और आपकी सफलता को, एक संघर्ष को मैं एक कहानी के रूप में आप भी कुछ सजो सके, ये मैं करता हूँ और करता रहूँगा। आपका सहयोग मुझे मिलता रहना चाहिए। ठीक है साथियों, टेस्ट सीरीज के लिए मैंने आप लोगों से बोला था, टेस्ट सीरीज के लिए कल बहुत सारे साथियों ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया। आरपीएससी सेकंड ग्रेड परिणाम टेस्ट सीरीज हिंदी की ज़बरदस्त रिस्पांस आया है। मैं आपको बता दूं, मैंने वो कमेंट भी डाला था, एक बंदे ने मेरे को कमेंट भी किया था कि सर मैंने मेरी लाइब्रेरी में या मेरे दोस्तों में मैंने कम से कम 10 स्टूडेंट को बताया और सबका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। मैं फिर भी कह रहा हूँ आप लोगों से मित्रों, जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज है, आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। 2-250 या पे 262 रुपये कुछ इतने में वो आ रही है, ज़्यादा महंगी टेस्ट सीरीज नहीं है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न आता है। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास का कौन सा स्तर कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास से जुड़ा हुआ है? कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास का कौन सा स्तर कानून एवं व्यवस्था अभिव्यक्ति विन्यास से जुड़ा हुआ है? कौन सा स्तर है? वो रूढ़िवादी स्तर है, जो शुरू से चली हुई आ रही बातें हैं ना, उसको कानून और व्यवस्था से जुड़ा हुआ है भैया, ये रूढ़िवादी स्तर में आता है। यहाँ तक तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आप सभी को। आगे बढ़ जाएं। अब ये परंपरागत रूढ़िवादी जो स्तर है उसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये होता है कन्वेंशनल स्टेज। 10 से 13 वर्ष की बात है। इस स्तर पर निम्न 2 अवस्थाएं होती है। एक अवस्था क्या होती है? अच्छा लड़का व अच्छी लड़की की अवस्था। इस अवस्था में बालक अनुमोदन यानी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए तथा अंतर व्यक्तिक संबंधों को बचाने के लिए नैतिकता का पालन करता है। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इसमें बालक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नैतिकता का पालन करता है। उस अवस्था से बालक कानून की नज़र में सबको समान मानता है तथा सामाजिक नियमों की पालना करता है, चोरी को गलत समझता है पर बल देता है। यानी कुल मिला के बाद 2 अवस्थाएं इसमें आती है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की अवस्था। दूसरा आता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इसको याद रखना। 30 नंबर है E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सा बुद्धि का एक प्रकार है? संगीत की बुद्धि, भाषाई बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और स्थानिक बुद्धि। सबको पता है भैया, मूर्त बुद्धि, अमूर्त और सामयिक बुद्धि इन्होंने बताई थी। तो ये 3 प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं थॉर्नडाइक। तो अमूर्त बुद्धि इसमें आ जाएगी। तो बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक ने क्या बताएं?
थॉर्नडाइक ने 1920 में बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, याद कर लेना, ये एक आता ही आता है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। एक बुद्धि का बताया इसने मूर्त बुद्धि, जिसको गामक और स्थूल बुद्धि भी कहते हैं, जिसको कंसक्रेटेड इंटेलिजेंस भी इसको कहा जाता है। दूसरा बताया इन्होंने अमूर्त बुद्धि, ठीक है, जिसको सैद्धांतिक या सूक्ष्म बुद्धि भी कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस इसको कहा जाता है। और तीसरा बताया था इन्होंने सामाजिक बुद्धि, जिसको सोशल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? जो हमें दिखती नहीं है। मूर्त बुद्धि क्या होती है? जो हमारे सामने हो रही है, जिसे हम कर रहे हैं, वो मूर्त बुद्धि है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थूल बुद्धि कहते हैं, गामक बुद्धि कहते हैं। अमूर्त बुद्धि जो हम केवल सोचते ही हैं, काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, जो प्रत्यक्ष नहीं है, वो अमूर्त बुद्धि हो जाती है, सैद्धांतिक सूक्ष्म बुद्धि जिसको कहते हैं। और सामाजिक बुद्धि सोशल वर्किंग के संबंधित होती है, उसे सामाजिक बुद्धि कहते हैं। तो आप तो ये याद रख लेना जी कि E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले मूर्त बुद्धि की बात वो करेगा, दूसरे नंबर पर वो अमूर्त बुद्धि की बात करता है, और तीसरे नंबर पर सामाजिक बुद्धि की बात करता है। आप तो ये याद रख लेना इस तरह से। इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। मूर्त बुद्धि को स्थूल बुद्धि भी कहते हैं, इस तरह से याद रख लेना। और अमूर्त बुद्धि को जब इसको स्थूल कहते हैं तो इसको सूक्ष्म कह देंगे भैया, ठीक है ना। इसके बाद में सामाजिक बुद्धि को तो एक ही बात कहते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। एरिक्सन के सिद्धांत में देखो, एरिक्सन के सिद्धांत में कौन सी मनोसामाजिक अवस्थाएं स्वायत्तता बनाम लज्जा से पहले और बाद में आती हैं? स्वायत्तता, कौन सी अवस्थाएं? स्वायत्तता बनाम लज्जा, ये लज्जा नहीं है, लज्जा है। स्वायत्तता बनाम लज्जा, ये लज्जा है भैया, लज्जा नहीं। स्वायत्तता बनाम लज्जा कौन सी अवस्था में आती है? तो यहां पर बताओ, विश्वास बनाम अविश्वास एवं पहल बनाम गलाने में आती है क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि स्वायत्तता बनाम लज्जा वाली बात की जा रही है। स्वायत्तता यानी कि विश्वास और अविश्वास वाली बात होती है। स्वायत्तता स्वतंत्रता, अगर स्वतंत्रता है तो विश्वास अविश्वास की बात उसमें आनी ही आनी है। दूसरा फिर कह रहा है लज्जा वाली बात आती है तो पहल बनाम पहल करेगा, फिर उसको गलानी होगी, यानी कि लज्जा वो महसूस करेगा। तो पहला वाला ही ऑप्शन इसका राइट होगा, विश्वास बनाम अविश्वास और पहल बनाम गलानी में आती है। तो एरिक्सन के सिद्धांत की सारी अवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए, इसका मतलब यह है। और इन अवस्थाओं को मैं आपको यहां बता रहा हूं, इसको ढंग से पढ़ लेना। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एक ने एक प्रश्न आप लोगों के लिए आता है। साथियों, मेरा जो प्रयास है मैं आप लोगों के लिए जो कर रहा हूं, वो निश्चित रूप से आपका कमेंट आना चाहिए कि सर आप जैसा प्रयास शायद और भी करते तो कितना बढ़िया काम हो जाता। आपका कमेंट मेरे लिए सर्वमान्य है, सर्वधारणा है, आप लोग जरूर कमेंट करोगे इस बात के लिए। चलिए आगे बात करेंगे। अब ये सारी की सारी अवस्थाएं हैं साथियों, यहाँ पर सारी की सारी एरिक्सन की सारी अवस्थाएं हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए, इन्होंने जीवन अवधि विकास सिद्धांत की 8 अवस्थाएं बताई है। एरिक्सन ने कितनी अवस्थाएं बताई थी? 8। याद कर लेना, कितनी अवस्थाएं? 8 अवस्थाएं। देखो, सबसे पहली जो अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था, जिसको आस्था बनाम अनास्था भी कहते हैं। जन्म से 18 माह तक की बात है और ये शेषवा अवस्था के लिए होती है। इसमें शेषवा अवस्था का जो बच्चा है उसके साथ ये घटनाएं होती है। विश्वास करूं ये जो मुझे दे रहा है उसमें विश्वास करूं या विश्वास नहीं करूं, यानी कि आस्था रखूं या अनास्था रखूं। जन्म से 18 वर्ष तक के लिए होती है शेषवा अवस्था। साथियों, याद कर लेना इनको, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बिल्कुल दूर हूं आपसे, हटा हुआ हूं, बिल्कुल आपको पूरा दिख रहा है। स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था होती है दूसरी, उसको हम लोग स्वतंत्रता बनाम लज्जा की अवस्था भी कहते हैं, जो 18 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे के लिए होती है, जिसको हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। अगली अवस्था है पहल बनाम अपराध की अवस्था, जिसको उत्कर्ष बनाम अपराध बोध की अवस्था कहते हैं। ये 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे के लिए होती है, जिसको पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। अरे कहां जाएगा पेपर भाई, एक क्वेश्चन अगर बनेगा ना तो यहां से बाहर नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूं तुमसे, साइकोलॉजी के पढ़ लेना, रिपीट कर लेना, बार बार इसका दोहरान कर लेना, वादा है तुम लोगों से। परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था है, उद्यम बनाम हीनता की अवस्था है, इसको 6 से 12 वर्ष के लिए बाल्य अवस्था की बात है, ठीक है। इसके बाद में पहचान बनाम भूमिका, जिसको संघर्ष द्वंद्व की अवस्था भी कहते हैं, 12 से 18 वर्ष की किशोर अवस्था की बात आती है। मित्रता बनाम अलगाव की अवस्था, मित्रता मित्र भी बनेगा और अलग भी होंगे, तो 19 से 35 वर्ष की बात आती है प्रौढ़ अवस्था के लिए। सृजनात्मकता बनाम निष्क्रियता, बनाएगा बिगाड़ेगा। प्रजनन और गतिहीनता की बात की अवस्था होती है, 36 से 65 वर्ष की बात करेंगे। ईमानदारी बनाम निराशा,
एकात्मकता बनाम निराशा की अवस्था, संपूर्णता बनाम हताशा की अवस्था, ये 65 वर्ष से आगे लगातार चलती रहती है। भाई हताशा की अवस्था है, निराशा की अवस्था, ये तो 65 के बाद में ऐसी अवस्था आ ही जाती है, ठीक है ना। तो एरिक्सन की इस तरह की ये 8 अवस्थाएं हैं जिन्हें आप पूरी अवस्थाओं को एक एक करके याद रखोगे, किस किस के लिए कौन कौन सी अवस्था है, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी पूरी 8 क्या। पहले बात तो ये याद रखो कि इनकी कितनी अवस्थाएं, 8 अवस्थाएं, कौन कौन सी हैं, क्या क्या नाम है, किस उम्र के लिए और किसके लिए, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, रामबाण साबित होगा ये प्रश्न। रामबाण, राम का बाण यहाँ छूटने वाला है, भगवान राम का। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अभिवर्ती के अर्थ में संबंध में सही नहीं है? कौन सी विशेषता अभिवर्ती के अर्थ में संबंध में सही नहीं है? तो अभिवर्ती व्यक्तिगत होती है क्या? ये तो सही बात है, अभिवर्ती तो व्यक्तिगत होती है, ठीक है। अभिवर्ती की प्रकृति वातावरण जन्य होती है, बिल्कुल सही है। अभिवर्ती सदैव सकारात्मक होती है, भैया अभिवर्ती तो नकारात्मक भी हो सकती है, ऐसा थोड़ी है कि सदैव सकारात्मक बात ही, सदैव सकारात्मक चीजें ही मैं करूं, नकारात्मक भी हो सकती है। तो तीसरा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा और इसको राइट माना जाएगा। अभिवर्ती के विकास में संवेगात्मक कारकों के महत्वपूर्ण, संवेगात्मक कारक तो महत्वपूर्ण है ही से, उसको काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अभिवर्ती उस काम को बढ़ाने के लिए संवेग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहता है मेरे लाडलों, तो 16 नंबर का प्रश्न ये कहेगा आपसे, देखो 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? पियाजे के 16 नंबर का प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो जॉन पियाजे ने क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में एक प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा अनुभव को समझने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित एवं संशोधित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे समायोजन कहते हैं। भैया वो किसी भी चीज को करने के लिए वो उसको चेंज कर लेता है अपने आप को, यानी कि समायोजन कर लेता है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है। तो समंजन, समायोजन और स्थानीकरण क्या होता है, इसको भी समझ लो। यहाँ पर किसी समस्या के समाधान के लिए पूर्व स्कीमा, स्कीमा मतलब तरीका या मानसिक संरचना में परिवर्तन करते हुए नए संशोधित स्कीमा विकसित करता है। जैसे एक एग्जांपल है, बच्चे द्वारा दूसरी बार ऊंट को देखने पर कुब्बड़ वाला घोड़ा, बच्चे द्वारा दूसरी बार ऊंट को देखने पर कुब्बड़ वाला घोड़ा कहना, ऐसा वो कह देती है। ऊंट को देखने पर दूसरा उसने क्या? कुब्बड़ वाला घोड़ा, यानी कि उसने समायोजन कर दिया उन चीजों में। तो ये आ जाता है प्रश्न, ठीक है। अगला है 17, जब पूर्व अर्जित ज्ञान, अनुभव तथा प्रशिक्षण किसी नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधा डालता है। अरे जब बाधा डालता है तो ऋणात्मक अंतरण होगा ही होगा ना। पहले अर्जित ज्ञान दूसरा ज्ञान प्राप्त करने में बाधा डाल रहा है तो ऋणात्मक होगा। इसमें तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है ना भाई, कोई समस्या वाली बात नहीं है। साथियों कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट करके, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबका भला हो, मेरा भी भला हो यार, मेरा भी भला हो, ठीक है ना। अब नकारात्मक वाली बात यहाँ पर करेंगे। तो नकारात्मक वाली बात क्या होती है? देखो, जहां सीखा गया ज्ञान दूसरे विषय में नुकसान या ऋणात्मक पहुंचाता हो, जैसे नाव चलाने वाले को अगर साइकिल चलाने के लिए कहना, वॉलीबॉल खेलने वाले को फुटबॉल खेलना, तो ये गलत होगा, ठीक है। अब है अगला 18, स्वयं की असफलता के लिए बाहरी कारकों पर जिम्मेदारी डालना कौन सी रक्षा युक्ति होती है? स्वयं की असफलता, अरे आप असफल हो रहे हो, अगर आप असफल हो रहे हो और आपने क्या बोला? बाहरी कारकों पर जिम्मेदारी डाली है, तो वो प्रक्षेपण है, आप बदल रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो, प्रक्षेपण कर रहे हो, यानी कि चेंज, अपने आप को बचा रहे हो। मैं असफल हो गया तो आपने दूसरे के ऊपर ढोल दिया, कहने का सीधी सीधी बात है, ढोलना, दूसरे के ऊपर ढोलना, उसको क्या कहेंगे? प्रक्षेपण कहते हैं, ठीक है। समझ जाओगे ना यहाँ तक। तो प्रक्षेपण या आरोपण, जिसको हम लोग शक्ति को कहते हैं प्रोजेक्शन, अपनी कमियां व दोष को दूसरे पर डाल देना, जैसे अपनी असफलता का दोष अध्यापक पर डाल देना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये वाली बात आ जाती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा जो युक्ति है वो इनमें से किस में आएगी? दमन में, प्रक्षेपण में, तादात्म्यकरण में और युक्तिकरण में, किस में आएगी? प्रक्षेपण में वो आती है।
यहाँ तक तो मेरे को लगता है कोई समस्या आपको नहीं होगी। अगला प्रश्न आता है 19 नंबर का। हाइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार जिसमें व्यक्ति में सांवेगिक नियंत्रण कम होता है। सांवेगिक नियंत्रण कम होता है, मैंने संवेगों पर वो नियंत्रण नहीं रख पाता है, इच्छा शक्ति कमजोर होती है तथा सामाजिकता का अभाव होता है, वो क्या कहलाता है? उसमें सामाजिकता का अभाव अंतर्मुखी कहलाता है। अरे सिंपल बात, ऐसे बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्नायु विकृत व्यक्तित्व बोलते हैं भैया। अंतर्मुखी, स्नायु विकृत व्यक्ति, दोनों में से मुझे बताना यार। मेरे को तो भैया अंतर्मुखी लग रहा है, पर बाकी ये स्नायु विकृत व्यक्तित्व भी सही हो सकता है। तो मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देके बताना 19 नंबर का आंसर क्या होगा, बता दोगे? ठीक है, चलो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो हाइजेंक ने वर्गीकरण किया था, और हाइजेंक का वर्गीकरण था, देखो यहां पर बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, साइकोटिसिज्म और न्यूरोटिसिज्म, 4 भागों में बांटा है इन्होंने बच्चे के व्यक्तित्व को। क्या हाइजेंक ने किया था? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, साइटोसिज्म और न्यूरोटोसिज्म। और स्नायु विकृत व्यक्ति इसको कहते हैं न्यूरोटिसिज्म। जो साथियों, इसमें व्यक्ति में सांवेगिक नियंत्रण कम होता है और इच्छा शक्ति कमजोर होती है तथा सामाजिकता का अभाव होता है। यार फिर तो यही ऑप्शन होगा भैया इसमें, फिर तो ये सेकंड वाला ऑप्शन ही राइट होगा इसमें, फिर तो सही है, क्योंकि यहां पर ये कहा गया है ना स्नायु विकृत व्यक्तित्व, न्यूरोटोसिज्म, तो इसमें क्या होता है? सांवेगिक नियंत्रण कम होता है, इच्छा शक्ति कमजोर होती है तथा सामाजिकता का अभाव होता है। तो सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, स्नायु विकृत व्यक्तित्व ही आएगा इसमें। ठीक है ना, आगे ठीक है। अब देखो यहां पर है 20वां क्वेश्चन, और 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? व्यक्तिक विभिन्नता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने हैं अध्यापक बच्चों की विभिन्न क्षमताओं का अध्ययन निम्नलिखित में से किस परीक्षण के द्वारा कर सकता है? निम्नलिखित में से किस परीक्षण के द्वारा कर सकता है अगर उसे ऐसा करना है तो? वो परीक्षण कौन कौन से? बुद्धि परीक्षण, संचित अभिलेख पत्र और उपलब्धि परीक्षण, दोनों में से यहाँ पर तीनों ही राइट हो जाएंगे भैया, तीनों इसके क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे, कोई समस्या ही नहीं है, किसी से भी कर सकता है वो। ठीक है, तो इस तरह से साथियों ये 20 प्रश्न आप लोगों के आए हैं और 20 प्रश्न आप लोगों के आते हैं। सारे के सारे उत्तर मैंने आरपीएससी के द्वारा माने गए। ये सारे क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और एक एक प्रश्न की व्याख्या आप लोगों के लिए लिए। इसमें नए प्रश्न भी हैं, पुराने प्रश्न भी हैं, सब तरह के प्रश्न हैं। तो मित्रों, आपका प्यार जरूर बनाए रखें। एक पेपर रोज साइकोलॉजी का भी हम लोग यहाँ करेंगे, और कुछ प्रैक्टिस हम लोग जो है अब जीके की भी करेंगे। तो हिंदी की रचनाओं का आप लोगों के पास आता ही आता है। आपके पास वीडियो एक जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का भी आ रहा है, आप लोगों के पास वीडियो साथियों साइकोलॉजी का भी आएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी साहित्य के भी वीडियो आपके पास आना अब शुरू हो जाएंगे। मेरी पूरी कोशिश है आपको मैं बढ़िया से मांझ दूं ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं हो। तो साथियों विदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। खून का टीका निश्चित रूप से मैं करवाऊंगा, और शायद आज या कल में इसका वीडियो आपके पास आ जाएगा। धन्यवाद।